चलिए बच्चों, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों यूज़ होता है। पहले तो आप यही समझ लो कि प्रोडक्शन है क्या। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बनाना और बना के मार्केट में कंज्यूमर या कस्टमर को दे देना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को बनाना इतना आसान नहीं होता है कि हमने सोचा और वो बन गया। उसके पीछे बहुत प्लानिंग चलती है, बहुत नंबर ऑफ रूल्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारी थ्योरी होती है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। प्रेजेंट टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो इसलिए उस इंफॉर्मेशन से हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मैनेजमेंट रखा जाता है और मैनेजमेंट का मतलब होता है सही तरीके से काम किया जाए या सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये सारे और सो ऑन बहुत सारे रूल्स हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो पहला रूल नंबर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल नंबर 1 के बाद सेकंड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेकंड के बाद थर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है पहले के बाद उसने चौथा कर दिया या तीसरा बाद में किया। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को देखना, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। और सही तरीके से फाइनली जब कस्टमर के पास चीज़ें पहुंच जाती हैं तो वो हमारा सेटिस्फाइड प्रोडक्ट हो जाता है, जो एक कस्टमर के पास पहुंच जाता है, वो खरीद लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट पूरा हो जाता है। तो अब इस पूरे प्रोसेस में चीज़ें होती कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसके बहुत सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हम समझेंगे। ठीक है, इसके आगे तो पहले से इसका इंट्रोडक्शन समझ लें कि इसके इंट्रोडक्शन में है क्या। ठीक है, सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोडक्शन मैनेजर, कि प्रोडक्शन मैनेजर ही एक ऐसा इंसान होता है या पूरी टीम होती है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को देखती है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इट हैज टू सी दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रॉपरली डिसाइडेड इन एडवांस एंड इज कॉल्ड आउट एज पर दी प्लान, यानी कि हर प्लान के अनुसार वो चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिले हो गया हो या काम लॉस हो गया या जो हमें मटेरियल चाहिए था उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए वो नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोडक्शन मैनेजर की। और प्रोडक्शन मैनेजर ही इन सारी चीज़ों को देखता है कि हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसने नहीं देखा तो जाहिर सी बात है लेबर क्लास या कोई और क्लास आप अगर जिसकी बात करें जो उस पर्टिकुलर इंजीनियर, वो काम नहीं करेंगे। तो सारा का सारा इवन क्वालिटी चेकिंग, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोडक्शन मैनेजर की, कि सारा का सारा काम एकदम एडवांस तरीके से पूरी हो जानी चाहिए और प्लानिंग भी उसकी पूरी हो जानी चाहिए, तभी हमारा काम अच्छे से होगा और तयशुदा टाइम पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा कस्टमर के पास। ठीक है, अब इसमें कस्टमर बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कस्टमर जैसे हम लोग इंडिविजुअल कस्टमर भी हैं और कुछ कंपनियां एज अ कस्टमर होती हैं। जैसे मान लीजिए आप जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उस फ़ोन में बहुत सारी पार्ट्स लगे होते हैं, बैटरी, माइक्रोफोन, आपका सिम, आपका टच पैड, टच स्क्रीन जो होती है, इवन जो आप स्पीकर पे गाने सुनते हैं वो। ठीक है, कैमरा, ये सारे के सारे कहीं ना किसी कोई कंपनी बना रही होती है सस्ते दाम में, वहां से उसको खरीद के उसको ला के उसको असेंबल किया जाता है। लेकिन वो कंपनी, जैसे हम बड़ी कंपनी है, हमें फ़ोन बनाना है तो हम अपने स्पेसिफिकेशन देंगे उसको कि भाई देखो कैमरा इतने साइज़ का बनना चाहिए, इतने मेगापिक्सल का बनना चाहिए, उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए। तो वो कैमरा बनाने वाली कंपनी उसको बनाएगी और फिर वो जब वहाँ से बैच आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर हम उसको अपने उसमें मोबाइल में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी पहले से प्लानिंग चलती है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ करनी है और फिर जाके उसको बनाना है। ठीक, तो प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। हम फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी होती है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल है, तो जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका कन्वर्जन एक यूजफुल प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, हम कल को कुछ भी ऐसा बना दें जो हमारे यूज का ना हो तो वो हमारे लिए कोई बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। वो प्रोडक्ट जो यूजफुल हो, जिसका हम यूज कर सकें एज ए ह्यूमन बीइंग, हम उसको यूज कर सकें, वो हमारे लिए प्रोडक्ट होता है। अगर फोन है, नहीं चल रहा है, उसमें आवाज नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो काम कर रहा है वो हमारे लिए, तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक,
दिस कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व, अब ये कन्वर्जन प्रोसेस बहुत अलग अलग स्टेप्स को लेता है। जैसे क्या बनाना है हमें, पहले तो कंपनी ये डिसाइड करती कि बनाए क्या, ठीक है। दूसरा, उसको कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। तीसरा, और कब बनाना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले कंपनी तो ये डिसाइड करती है हम क्या बनाएं, हम, और उसको कैसे बनाया जाए। दूसरा, उसको कब बनाया जाए, ठीक है। इसके लिए सर्वे करना पड़ता है, पर्टिकुलर मार्केट में जाना पड़ता है, कस्टमर का व्यूज लेने पड़ते हैं कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर आदमी इस, जैसे मान लीजिए गाड़ी है तो उस गाड़ी में क्या क्या देख रहा है। कोई कस्टमर होता है उसको एवरेज चाहिए होता है, कोई कस्टमर होता है उसको भाई स्पीड चाहिए होती है, कोई कस्टमर उसको कंफर्ट चाहिए होता है, लग्जरी चाहिए होती है, किसी को चाहिए कि हाँ भाई हम तीन की जगह 4 लोग बैठ जाएं। तो ये सब इसी तरीके से आपने देखा होगा जो नैनो कार आई थी वो भी पर्टिकुलर इसी सर्वे पे आई थी कि हमें 4 लोगों के परिवार को एक जगह एक कार देनी, उनको छोटी सी कार देनी ताकि वो स्मॉल फैमिली ट्रैवल कर सके, क्योंकि एक स्कूटर पे 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो उस एक स्कूटर पे बैठने से अच्छा है 4 लोग उस कार में बैठे जो कि बहुत सस्ती हो, ठीक है। तो ये अब कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें क्या बनाना चाहिए, तो हमें क्या बनाना है। उस कंपनी ने सोचा हमें नैनो कार बनानी है तो नैनो कार बनाने लगी। अब कैसे बनानी है इसके बारे में पूरी प्लानिंग चलती है कि हाँ अब वो छोटी कार है, बड़ी कार तो हम बना लेते हैं, पर छोटी कार सस्ते में बनानी है, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग खपता है, सबसे ज्यादा, कि हम सस्ता कैसे बनाएं और क्वालिटी भी हम दें। सबसे ज्यादा परेशानी इंजीनियर्स को इसी में होती है कि हम कैसे इस चीज को एक्वायर करें और कब तक बनाकर उसको हम दे दें, क्योंकि जितना हम देर करेंगे कोई और कंपनी उसको बना के सामने रख देगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपना लॉस करें, उससे जल्दी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो these decisions are a part of production planning, ठीक है। ये सारे प्रोडक्शन प्लानिंग के ही पार्ट होते हैं। अब इसमें एक टर्म कहा गया है कि केवल merely deciding about the task is not sufficient, यानी कि केवल डिसाइड कर देना। जैसे मैंने आपको नैनो का एग्जांपल दिया, तो नैनो के जो मालिक थे उन्होंने केवल डिसाइड नहीं किया था कि हमें बनानी है, उन्होंने कहा था हमें बनानी है और इसको 1 साल या 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तभी वो आगे जाके पूरे तरीके से फुलफिल हो पाया वो पर्टिकुलर टास्क। वो नैनो कार इतने कम टाइम में आ गई मार्केट में। तो केवल डिसाइड करना कि हाँ हमें बनाना है, कब तक बनाना है, कितने लोग लगेंगे, क्या होगा उसमें, क्या रिसोर्सेज होगा, नहीं पता। तो इसीलिए कहा गया है कि मेरली डिसाइडिंग, केवल डिसाइड करने से चीजें नहीं होती, केवल डिसाइड करने से नहीं, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है, क्वालिटी के बारे में देखना पड़ता है, कस्टमर्स को देखना पड़ता है कि कस्टमर क्या चाहता है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तब जाकर हम एक प्रोडक्ट बना पाते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना ज्यादा दिमाग खर्च होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर द होल प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, और आप लोग भी हैं, तो जाहिर सी बात है बेस्ट पॉसिबल वे का हम एग्जांपल लेते हैं, और लोएस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो जाहिर सी बात है कस्टमर को कम से कम दाम में मिलनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उस एक प्रोडक्ट को बनाने वाली 10 कंपनियां हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मोबाइल चूज करते हैं, तो मोबाइल को बनाने वाली 10 अलग अलग कंपनियां मोबाइल लेके आती हैं उसी फीचर्स को लेकर, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज बनानी है जिसमें दाम कम लगे, मतलब कस्टमर को सस्ते में पड़ जाए और क्वालिटी भी हम दे जाए, हमें वो पूरी प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। तो इसलिए पॉसिबल वे क्या है, और लोएस्ट कॉस्ट में होना चाहिए, ठीक ना। प्रोडक्शन मैनेजर विल हैव टू सी दैट द थिंग्स प्रोसीड एज पर दी प्लान्स, यानी कि अब ये जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, जो मैंने आपको बताया था, इस प्रोडक्शन मैनेजर की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सारे के सारे प्लान्स को देखे, क्योंकि पहले तो कमेटी बैठती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कमेटी बैठी है, ठीक है, ये डिसाइड कर रही है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई, सर्वे कर लिया, सब कुछ देख लिया कि क्या क्या रिसोर्सेज आएंगे, कैसे इंजीनियरिंग होगी, क्या डिजाइनिंग होगी, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब वो सारा का सारा जिम्मा किसकी तरफ चला जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ, ठीक है। ये प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है, इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी चली जाती है कि अब हमें सारा का सारा काम अपने ऊपर देखना है कि वो सही तरीके से चले, सिंपल,
ठीक है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, इस प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको हर स्टेप पे देखना है। 10 स्टेप है किसी चीज को बनाने के लिए, तो उसको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नवा, 10वां सारे स्टेप देखने और उसकी क्वालिटी भी देखनी है। तो ये पूरी जिम्मेदारी चल जाती है। और इवन उसको टाइमिंग, सही से टाइमिंग है कि नहीं है। तो प्रोडक्शन मैनेजर भी एक हाईली स्किल्ड और हाईली एक्सपीरियंस्ड बंदे को बनाया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को देख लेगा। उसके अंडर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो, भाई जाहिर सी बात है, कोई एक नॉर्मल इंसान 10 चीज़ों को तो नहीं देख सकता, 10 स्टेप्स को नहीं फॉलो कर सकता। तो क्या करता है वो, उसके अंडर में जो लोग जूनियर्स होते हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो कंपनी को रिपोर्ट करता है। तो इस तरीके से काम चलता है। लेकिन कोई भी खराबी हुई तो इसी के ऊपर आती है कि प्रोडक्शन मैनेजर कौन है जो सही से काम नहीं करा पाए। ठीक है, तो एज पर दी प्लान उसका काम है कि चलते रहना चाहिए। दिस इज अ कंट्रोल फंक्शन एंड हैज टू बी कैरिड एज मेटिकुलसली एज प्लानिंग। मेटिकुलसली का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, अगर हम जो रूल बनाए गए हैं उसी रूल के अनुसार ही काम होना चाहिए। क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम क्या है, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट आप इंडिया में खरीद रहे हैं वही प्रोडक्ट आपका अमेरिका में जाके मिलेगा। पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। अमेरिका में जो चीजें बनती थी वो अपने स्टैंडर्ड की बनती थी, बहुत अच्छी बन गई, ठीक है। और यहाँ पे जब आ गए, इंडिया में जब आ गए, तो यहाँ पे उतनी इंजीनियरिंग अच्छी नहीं थी। या पाकिस्तान में चले गए, या रशिया में चले गए, या नीचे बगल में चाइना में चले गए, या श्रीलंका में चले गए। तो हर कंट्री की अपनी अपनी इंजीनियरिंग थी और उस तरीके से वो काम करती थी। अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ग्लोबलाइजेशन में मतलब जो कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट दे रही है वही कंपनी इंडिया में भी प्रोडक्ट दे रही है। अब वो इतनी बड़ी हो गई कि अपने प्रोडक्ट को अपने एरिया से बाहर बेच रही है, तो उसको उसी स्टैंडर्ड का बेचना पड़ेगा जो उसको अमेरिका में बेचना पड़ रहा है। आप चिप्स खाते हैं, रफल लेस खाते हैं, या अंकल चिप्स खाते हैं, या कोई भी सामान कंज्यूम करते हैं, वही सेम स्टैंडर्ड, वही सेम टेस्ट आपको अमेरिका वाले फ्लेवर में मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। चाहे आप दुबई चले जाइए, चाहे आप कहीं भी चले, तो सेम टेस्ट मिलना, सेम स्टैंडर्ड रखना, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन कि इसमें क्यों इतना ज्यादा कंपनियां दिमाग लगाती हैं। तो और उसको करने के लिए मेटिकुलसली, यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है प्लानिंग के अनुसार, जैसे प्लान किया गया है। ठीक, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस एंड इन अ मोस्ट सिस्टमैटिक मैनर। जितनी अच्छी प्लानिंग होती है प्रोडक्शन की, उतने ही अच्छे से हमारा सारा का सारा काम होता है। प्लानिंग में बेटर क्वालिटी हमें मिलती है। हम जैसा प्लान करेंगे, हमने अच्छा प्लान किया तो हमें क्वालिटी भी उसी के हिसाब से चलेगी। अगर हम स्ट्रिक्टली काम करेंगे, अगर हम स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है, और रीजनेबल प्राइसेस में मिलेगी। हम किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को सिंगल खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है हमें, मान लो 10 रुपए का है तो 10 रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर इसी पेन को हम होलसेल मार्केट में खरीदेंगे तो शायद हमें 7 रुपए का मिले। तो ये रीजनेबल प्राइसेस हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ही चीजें होती हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कि प्रोडक्शन सिस्टम में चीजें कैसे होती हैं और किस तरीके से क्या क्या इनपुट्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट कैसे, कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे चल रहा है, किन किन चीजों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो इनपुट में, इनपुट का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए। पहले तो हमें एक सामान इकट्ठा करना होता है ना, सामान, आदमी, मशीनरी, ये सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो हमारा कहलाता है इनपुट। जैसे आप कोई घर में, किसी के घर में कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई कमरा बन रहा है, तो उस कमरे को बनवाने के लिए या उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए पहले सामान इकट्ठा किया जाता है। सामान के साथ साथ कितने आदमी चाहिए उसको काम करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी, उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं, मैन। ठीक, हमें सबसे पहले मैन चाहिए होते हैं कि भाई, क्योंकि उस, और मैन में केवल ये नहीं कि जो लेबर क्लास है, मैन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि लेबर क्लास तो आई गई, दूसरा इंजीनियर्स चाहिए, हमें डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, ऑपरेशन को ऑपरेट करने वाले इंसान चाहिए, मतलब आदमी चाहिए, और इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी चाहिए।
सर्वे करने वाले इंसान चाहिए, उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर चाहिए। ये सारी चीजें कंबाइन हो जाती है मैन में कि हमें एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, तो ये मैन हो गए। ठीक है, तो हमारा है मशीन्स कि अगर अब तो हमने पहले सोच लिया कि कौन सा काम कैसे होगा, अब हमें मशीन्स देखनी है कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उस काम को बनाने के लिए कितनी मशीनें चाहिए। ठीक है, मशीन कौन कौन सी लगनी चाहिए, किस किस लेवल पे लगनी चाहिए, ठीक, और कितने कितने संख्या में मशीनें चाहिए हमें, मतलब 2 चाहिए, 1 चाहिए, 100 चाहिए। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस की मशीनरी है, जैसे HAL है, तो इन सब में बहुत सारी CNC मशीनें, बहुत सारी लेथ मशीनें होती हैं। ठीक है, आप जानते भी होंगे CNC मशीन और लेथ मशीन। इनमें 1 या 2 लेथ मशीन या 1 या 2 CNC मशीन नहीं होती हैं, लाइन से फैक्ट्रीज हैं, लाइन से कंबाइंड स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसी में 100 CNC मशीनें हैं, किसी में 50 लेथ मशीन लाइन से लगी हैं, अलग अलग मैकेनिकल फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग काम चल रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर चीजें आती हैं। तो ये मशीनरी है, पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि एक काम को करने के लिए कितनी मशीनरी चाहिए, क्योंकि मशीनरी भी पैसा लेती है। तो हमें पैसा भी बहुत ध्यान से सोच समझ के खर्च करना है कि हाँ, हम एक मशीन अगर हम खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा, 2 मशीन खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमें। ठीक है, तो ये हो गया मशीनरी। फिर आ जाता है मटेरियल कि मटेरियल हमें कौन कौन सा चाहिए। भाई काम करने के लिए कुछ बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें मटेरियल चाहिए, तो हम एक पर्टिकुलर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो रॉ मटेरियल किस कंपनी से अच्छा आता है, किस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा मिलता है, पहले तो हम उसके बारे में सर्वे करें, उसको वहाँ से पता करें। फिर हम टेंडर निकालें, अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो हम उसका टेंडर निकालें, टेंडर निकाल के हम उसको आगे बढ़ाएं, जो अच्छा दाम देगा हमें, हम उसका टेंडर पास कर देंगे और उससे हम मटेरियल खरीदते रहेंगे हमेशा। क्योंकि रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही डिसाइड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपने रॉ मटेरियल कहीं से खराब खरीदा तो जाहिर सी बात है जो भी प्रोडक्ट बनाने में आप प्रोसेस लगाएंगे वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। अब कैसे, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि कई सारे शॉप्स थी ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये S1 S2 S3 ये शॉप्स हैं, S4, यहां से हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट में भी क्या, रॉ मटेरियल, अभी हम रॉ मटेरियल को देख रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल, और यहां पे हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। यहां पे हमारा क्या इंस्पेक्शन हो जाएगा, ठीक, यहां पे हमारा इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन होने के बाद फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है भाई, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा बहुत पैसा, मैन पावर, मेहनत, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, बिजली, और उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आदमी, कितने लोग चाहिए होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए। तो अगर हमारा यही रॉ मटेरियल खराब होगा तो ये सारा प्रोसेस हमारा खराब हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बेकार मिलेगा। इसीलिए मटेरियल चूज करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मटेरियल ही डिसाइड करता है कि आगे आने वाला प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। अब इसके लिए भी एक अलग से चीजें देखी जाती हैं कि हाँ, मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ों, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, मटेरियल किस फॉर्म में आ रहा है, कैसा है, एकदम ही रॉ फॉर्म है या उसको पहले रिफाइन किया गया फिर हमें मिल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि हम जब फिनिश प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें वो रॉ मटेरियल तो बेसिक रहेगा, बेस रहेगा, यही खराब होगा तो हमें प्रोडक्ट खराब मिलेगा, और अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो कंपनी की पूरी मेहनत खराब और इमेज खराब। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी आती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारे पार्ट्स हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या, बाहर कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। मार्केट में ट्रेंड का मतलब, मान लीजिए आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स आप यूज करते हैं,
जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारा क्या कैमरा चल रहा है, तो कैमरा कितने MP का होना चाहिए, तो हर मोबाइल कंपनी अब कैमरे के पीछे लगी है, हर मोबाइल कंपनी प्रोसेसर के पीछे लगी है, सब कर रहे हैं, सब अच्छा अच्छा बना के दे रहे हैं, लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको खरीद भी रहे हैं, क्योंकि फोटो खींचनी है, सेल्फी लेनी है, लोग कर रहे हैं, जैसा उनको मिलेगा वो उस तरीके से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी इस इंफॉर्मेशन में आ जाती है। फिर इसको विजुअलाइज किया जाता है, इसको प्लानिंग कमेटी को भेजा जाता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप इससे एक प्लान बनाइए कि हम कितने कम दाम में चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बाद आ जाती है हमारी कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, कितना हमें उस पर्टिकुलर चीज़ों में खर्च करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट तो वैसे ही सब है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम कितना पैसा खर्च करें। भाई हमें पैसा कमाना भी है, कमाने के लिए खर्च भी करना है, तो मैन में जरूरत पड़ेगी, मशीनरी खरीदनी है, मटेरियल खरीदना है, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके, इन सारी चीज़ों का भाई खर्चा आएगा ना, कैपिटल। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही तो पूरा ताना बाना है, ये नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। इसी के आसपास चीज़ें भटक रही हैं। जितना अच्छा प्रोडक्शन, जितनी अच्छी चीज़ें, उतना ही ये पैसा हमें ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए ये हमारे लिए मॉनेटरी वैल्यू यानी कि जो कैपिटल यानी कि मनी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनपुट और आउटपुट यानी कि इनपुट हम कितना कम दे सकते हैं, आउटपुट कितना अच्छा दे सकते हैं। इंजीनियरिंग में बोला भी जाता है कि हमें इनपुट कम मतलब खर्च कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा करना है। जैसे बनिया होता है, भाई आमदनी हमें ज़्यादा चाहिए और खर्चा हमें कम करना पड़े, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब है कि अब चीज़ें बनने के लिए आने लगी हैं। पहले तो ये चीज़ें हमने इकट्ठा करी, अब इकट्ठा करने के बाद उसको डिज़ाइनिंग करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, उसको कंट्रोल करना है, उसका मेंटेनेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी चीज़ आ जाती है प्रोडक्शन डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन का मतलब समझ रहे ना कि हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पहले हमने डिसाइड कर ली, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने चीज़ों को डिसाइड कर ली कि ये बनाना है। उसको बनाने के लिए हमें अब डिज़ाइन, पूरी टीम होती है वो उसकी डिज़ाइनिंग करती है। जैसे कि नक्शा बनता है आपके यहाँ, आप अगर मान लो कोई मकान बना रहे हो तो मकान बनाने के लिए पहले एक नक्शा बनाया जाता है। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका एक डिज़ाइन बनाया जाता है। उसका कितना, मान लीजिए कोई पेन बन रहा है या कोई सिलेंडर बन रहा है, जैसे घर में आने वाला सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर का कितना डायमीटर होना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके बेस में स्टैंड लगे होने चाहिए ताकि उसको आराम से रख सकें, किसी को परेशानी ना हो। उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। ठीक है, और वो लंबे टाइम तक टिका भी रहे। इसके लिए डिजाइनिंग पूरी टीम होती है जो इस पर्टिकुलर को डिजाइन करती है। ठीक है, तो ये तो डिजाइनिंग है हमारी। फिर आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग, इसमें हमारा आता है सपोर्ट सर्विस, सॉल्यूशन प्लानिंग, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, पार्ट्स प्रोक्योरमेंट। ठीक, अब सपोर्ट एंड सर्विस, अगर हम सपोर्ट एंड सर्विस की बात करें तो सपोर्ट एंड सर्विस का मतलब हो जाता है कि जब कस्टमर चीज़ों को खरीद लेता है, ठीक है, चीज़ों को खरीद लेता है तो उसके लिए एक सर्विस देनी पड़ती है हमें। भाई अगर वो सामान, मान लीजिए सामान खराब हो गया, तब हम क्या करेंगे? कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया, हम ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि अगर ऐसा पल्ला झाड़ लिया तो कस्टमर के पास 10 कंपनियां और बची हैं तो वो उसके पास भाग जाएगा, हमें लॉस हो गया ना। तो अब हमें सपोर्ट और सर्विस देनी है। जैसे कि आपने कस्टमर केयर का नाम सुना होगा, कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलता है कि सर आप ऐसा कर लीजिए, वो सपोर्ट सर्विस हो गया। ठीक है, अब उसमें जो भी खामी आई उसको नोट किया जाता है कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ में ये खामी आई है। ठीक, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को देखकर उसकी डिज़ाइन करी जाती है कि अब अगर ये पहले वाले प्रोडक्ट में ये खराबी आई है तो नेक्स्ट वाला जो हम बैच बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसमें ये खराबी नहीं आनी चाहिए। अगर खराबी आ गई तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम फिर इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कस्टमर हमसे कंप्लेन कर रहा है बार बार, और अगर हम उसको सही नहीं कर रहे हैं तो हम कस्टमर वापस हमारे पास क्यों आएगा?
क्यों हमारा सामान खरीदेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग हो गया। फिर ये जो पार्ट्स प्रोक्योरमेंट होता है, पार्ट्स प्रोक्योरमेंट का मतलब हो जाता है कि अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं, जो हमने सोल्यूशन निकाला है, उस पर्टिकुलर चीज़ का पार्ट जो भी हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऐड करना है, वो पार्ट प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री होती है या जैसे कहते हैं स्टॉक होता है, जैसे सरल भाषा में कहें तो स्टॉक होता है। कंपनी उसका स्टॉक रखती है अपने पास। ठीक, कि मान लीजिए मार्केट में 100 पीस की ज़रूरत है तो वो 150 बना के रखती है कि कल को मान लो 100 बिक गए तो 50 तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे, 50 तुरंत मार्केट में वापस निकाल देंगे। वो तब बनाने को नहीं बैठेगी कि भाई 100 निकल गए, अब दोबारा रिक्वायरमेंट आई है, दोबारा लोग मांग रहे हैं, तो अब हम दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है और कस्टमर उसको तुरंत चाहिए होता है। तो और पार्ट्स अगर प्रोक्योरमेंट यानी कि उसके पार्ट्स नहीं होंगे हमारे पास, तो हम उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपको मोबाइल स्क्रीन ही खरीदनी है, सॉरी मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक कंपनी से आई नहीं थी, तो अब हमें हम पूरा मोबाइल बना ही नहीं पाएंगे, इसमें डिले हो गया, कस्टमर ने किसी और का खरीद लिया। तो पार्ट्स प्रोक्योरमेंट हमारे पास स्टॉक में रहना चाहिए, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कमी है। कमी क्या, ये चीज़ देखी गई कि भाई अब हमें जो है इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं रखने जिससे हमें लॉस हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने क्या किया, एक ट्रक सीमेंट मंगवा ली। एक ट्रक सीमेंट अगर काम 24 घंटे चल रहा है तो बात भी है, लेकिन अगर मान लीजिए एक दिन बंद हो गया, 2 दिन बंद हो गया, आपने पूरी 50 बोरी मंगवा ली, जिसमें से 30 यूज हुई, 20 तो बेकार हो गई। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मान लीजिए ये पूरा पार्ट रखा हुआ है, इसमें सीमेंट की बोरियां ऐसे लदी हुई हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होंगी, हवा, पानी, मॉइस्चर जो इसके अंदर जाएगा और इसको खराब कर देगा। इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 तो खराब हो ही जाएंगी, या 3 खराब हो जाएंगी, तो वो 3 का तो लॉस हो गया ना हमें। भाई ऐसे सुनने में तो बड़ा कम लगता है, लेकिन अगर हम इसको लगातार करते जाएंगे, लगातार करते जा रहे हैं, तो 3 करते करते कितना लॉस हो गया। अगर एक बोरी 300 रुपए की भी है तो भी हमारे पास 900 रुपए का घाटा हो गया। मोटा ले ले तो 1000 रुपए का, 1000 रुपए का घाटा हो गया। और ऐसे अगर कई बार हम करते रहे, तो 10 बार हमने करी तो कितना लॉस हो गया, आप सोचिए। क्या वो कंपनी उस ज्यादा सामान मंगाने की वजह से उसको लॉस हो गया? जाहिर सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, हम इन्वेंट्री कर लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब हो जाता है कि हमें जितना सामान चाहिए सिर्फ उतना मंगाएंगे या उससे थोड़ा सा ज्यादा, और उसका फ्लो बनाए रखेंगे। फ्लो बनाने का मतलब होता है, हमें अगर मान लीजिए किसी भी चीज को बनाने के लिए 10 पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम 20 पार्ट मंगा के रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, ये हमारा इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट। ठीक, इसमें फ्लो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, फ्लो चल रहा है, फ्लो ऑफ मटेरियल चल रहा है। हम सामान जैसे जैसे ये खपत होती रहती है, इधर से पीछे से सामान एंटर करता रहता है, इन्वेंट्री से, स्टॉक से। ठीक है, एंट्री करता रहता है, फ्लो में रहता है। अगर फ्लो में नहीं रहेगा, अभी इसके आगे जब हम जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि फ्लो प्रोसेस क्या होता है, क्यों हम इतने कम टाइम के लिए या अमाउंट कम रखते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको लॉस बताया ना, भले वो कम लगे, लेकिन कंपनी के बेसिस पे जब हम बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं तब वो लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो वेस्टेज हो गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ मिस मैनेजमेंट है, यानी कि हमने मैनेजमेंट सही से किया ही नहीं। वो लॉस होना ही नहीं चाहिए था, हमारे कंपनी से वो लॉस हो रहा था। फिर हमने मैनेजमेंट क्या किया, उसके लिए इन्वेंट्री की बात हो गई कि हमें ऐसा इतना स्टॉक रखना है कि जितना यूज हो उतना वो आगे बढ़ता रहे और पीछे से एंटर करता रहे, पीछे से उतना ही। एक खाली हो गया, एक डब्बा खाली हो गया तो दूसरा डब्बा दोबारा से स्टॉक में आ जाए और आगे काम चलता रहे, प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट्स प्रोक्योरमेंट हो गया। मशीनिंग और असेंबलिंग, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए फिर मशीनिंग और असेंबलिंग की जाती है। ठीक है, और उसके बाद इंस्पेक्शन। अब क्या है, इंस्पेक्शन सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कि हाँ, हमने जो गलतियां निकाली थी वो ठीक हो गई, सही हो गई।
ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग में इतनी सारी चीजें होती हैं। प्लानिंग मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि प्लानिंग क्या होती है, ठीक। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल। ये आप एक टावर देख रहे होंगे, ये टावर है, ठीक है। जैसे ये टावर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे प्लेन उड़ता है तो प्लेन के लिए कंट्रोल टावर होता है जो हर प्लेन के आने जाने पे खबर रखता है, ठीक। तो इसीलिए ये कंट्रोल टावर की तरह बस ऐसी शो किया गया है कि क्या क्या चीजें वो ध्यान में रखता है कि उसको किन किन चीजों का कंट्रोल रखना है। अब कंट्रोल का मतलब होता है सही तरीके से काम हो। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम आपका कंट्रोल रहना चाहिए गाड़ी के ऊपर। ये नहीं कि आपने एक्सीलेटर लिया और गाड़ी चलती जा रही, भागती जा रही, आपका कंट्रोल उसके ऊपर रहा ही नहीं। आपको इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन सिस्टम में कंट्रोल रहना चाहिए, और कंट्रोल हर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। कि ज्यादा सामान ना यूज हो जाए, कम सामान ना लग जाए, ठीक। इंजीनियर कहीं कम ना पड़ जाए या लेबर कहीं कम ना पड़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी उनको सही से मिलती रहे, क्वालिटी हर चीज की बनी रहे, ठीक है। तो कंट्रोल कहाँ पे होता है? मैन्युफैक्चरर पे, ठीक। कि मैन्युफैक्चरर सही है कि नहीं है, इस चीज का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब कि वो चीजें वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, उसके ऊपर निगरानी रखना, ठीक है। निगरानी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज पे। दूसरा जो सप्लायर है हमारा, ठीक है, रॉ मटेरियल है, इन सब पे कंट्रोल रखना। क्योंकि भाई हमने आपको पहले बताया था ना कि रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल अगर हमारा खराब आ गया तो भाई हम क्या फिर अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा रॉ मटेरियल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सप्लायर वही होगा जो रॉ मटेरियल दे रहा होगा, वही सप्लायर है। और सप्लायर भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सप्लायर। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पूरी टीम होती है। जैसे हम कहते हैं ना फैक्ट्री सेटअप है, तो फैक्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ही तो होती है, बनाने की प्रक्रिया वहां पे बनाया तो जाता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर इस पे कंट्रोल रखा जाता है, सप्लायर पे कंट्रोल रखा जाता है। सप्लायर को बार बार चेक किया जाता है कि वो पर्टिकुलर सामान सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही क्वांटिटी में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 50 पीसेस हमें हर महीने चाहिए, तो वो 50 पीसेस दे। ऐसा नहीं कि अरे सर इस बार तो 45 ही हो पाए, सर इस बार 41 ही हो पाए, तो ये तो बेकार चीज़ है। फिर हम प्रोडक्शन हमारा खराब हो जाएगा। हमने 50 कहा है तो 50 ही आपको देने हैं, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं। ये सप्लाई, इस पे कंट्रोल रखना है। रॉ मटेरियल मैंने आपको पहले बताया कि सही रहे। फिर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो हमारा सामान बन के बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है बाहर की तरफ जाएगा, बिकेगा सामान। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी उठाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जाओ तुम ले जाओ। सामान ले जाने वाले के एक्सपीरियंस देखा जाता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में पकड़ रखता है कि नहीं रखता है, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर। फिर रिटेलर कैसा है, हमारे सामान को बेचने वाला रिटेलर कैसा है, ये जहां से आप नॉर्मली जाके सामान खरीदते हैं, ठीक। उसके बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर पे कंट्रोल रखने का मतलब होता है कि उसके बारे में समझना कि वो क्या चाहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सर्वे के बारे में बताया था कि वो बेसिकली चाहता क्या है, तो वो उस पर कंज्यूमर पे कंट्रोल रखना। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हम उसके बाद निगरानी रखें, बस सर्वे करना कि उसको क्या चाहिए, उतना कंट्रोल रखना, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रोडक्शन कंट्रोल। और प्रोडक्शन कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर, रॉ मटेरियल, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये तो बात की बात आती है जब प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल रखना बहुत आसान है, पर यहाँ पे कंट्रोल रखना बहुत टायरिंग, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत यूज होती है इस पर्टिकुलर इन 3 चीजों पे, क्योंकि यहीं पे इस प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद मेंटेनेंस। प्रोडक्ट बनेगा, उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। खराब निकला तो मान लीजिए हमने 100 पीसेस बनाए, 100 पीसेस में उसकी चेकिंग भी होती है ना, इंस्पेक्शन भी होता है। और अगर वो खराब निकला, उसमें 100 में से मान लीजिए 10 खराब निकल गए, तो उसको दोबारा से उसको बनाना है। और मान लीजिए वो 10 नहीं हम चेक कर पाए और वो कस्टमर तक चले गए, तो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। और मेंटेनेंस उसके साथ भी, और साथ में मशीनरी का मेंटेनेंस, ठीक है। मशीनरी जो जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी मेंटेन हमेशा लगातार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं भाई मशीन चल रही है, उसको दिन रात 24 घंटे चला रहे पर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही कभी,
या कस्टमर को हमने सामान बेच दिया तो उसके बाद हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए ये मेंटेनेंस भी, ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक, इस चीज को याद रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, तभी प्रोडक्ट बन पाता है। फिर वहां से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और सर्विसेज मिल जाती हैं। सर्विसेज में मैंने आपको बताया सर्विसेज बहुत सारी अलग अलग है। आप जो सामान यूज कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी हो गई, कुछ खराबी होगी, तो आप जाते हैं उससे ठीक कराते हैं, वो आती है सर्विस के अंदर। ठीक, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे आपको सर्विस मिलती है। ठीक है, तो ये सर्विसेज हैं जो एक पर्टिकुलर एक कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपने कहा होगा एक साल की वारंटी गारंटी मिलती है, तो 1 साल की वारंटी गारंटी का मतलब क्या है? वो सर्विस दे रही है आपको, 1 साल तक फ्री सर्विस दे रही है। आपके प्रोडक्ट में कोई भी खराबी होगी तो वो उसको ठीक करके देगी। ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है कि वो क्यों 1 साल का ऐसा देते हैं, तो वो दूसरे उसमें। ठीक है, ये सर्विसेज हो गए हमारी। यहां से हमें आउटपुट का मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब बात आती है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? अगर प्रोडक्ट मिला और सही नहीं हुआ तो वो इन्वेंट्री में चला जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब ये, ठीक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जहां पे हमारा सामान रखा है। ठीक है, ये बना बनाया सामान नहीं है, ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में। इसको हम अब यूटिलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर प्लानिंग में, यहां पे यूटिलाइज करेंगे इस इन्वेंट्री को। ठीक है, और वहां पर क्वालिटी कॉस्ट भी देखा जाता है, क्वालिटी भी देखी जाती है और उस पर्टिकुलर चीज का कॉस्ट देखा जाता है कि भाई वो सही से बना कि नहीं बना। ठीक है, ये जहां तक मेरा अंदाजा है कि आपको ये प्रोडक्शन डायग्राम पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, आउटपुट और कंटिन्यूअस प्रोसेस का सिर्फ इतना मतलब है कि यहां से जो भी चीजें सही से नहीं बन के आई हैं, कुछ भी हुआ है, तो उसको वापस भेज दिया जाता है, फिर दोबारा उसकी प्लानिंग करी जाती है, फिर से वो प्रोसेस चलता रहता है। ये फ्लो डायग्राम है। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो बहुत ही छोटा सा चीज है कि अगर एक पर्टिकुलर काम हो रहा है उसके बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, तो ये जो एरो हम शो करते हैं इसका मतलब होता है कि पहले के बाद दूसरा होना ही चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा दूसरे के बाद आएगा। तो ये जो एरो शो करता है इसका मतलब ये फ्लो प्रोसेस है, फ्लो डायग्राम है। ठीक है, सिर्फ ये दर्शाता है। जैसे हम लिख देते हैं ना रूल नंबर 1 ये होना चाहिए, रूल नंबर 2 ये होना चाहिए, रूल नंबर 3 ये होना चाहिए। तो अब हमें ये नहीं पता ना कि रूल नंबर 1, 2, 3 लिखा तो है, पर उसको इस्तेमाल किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना है। पहले रूल नंबर 1 यूज करें कि रूल नंबर 2 यूज करें कि रूल नंबर 3 यूज करें। इसलिए फ्लो डायग्राम बना दिया जाता है कि भाई पहले आपको रूल नंबर 1 इस्तेमाल करना है, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा फिर हमें रूल नंबर 2 इस्तेमाल करना है, फिर हमें रूल नंबर 3 इस्तेमाल करना है। तो ये पूरा फ्लो प्रोसेस है कि पहले ये इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अगर मान लो उसमें कुछ खराबी हो गई तो वापस आ जाएगा इन्वेंट्री में, फिर उसकी कॉस्ट देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी और फिर उसको वापस प्लानिंग में भेज दिया जाएगा कि प्लानिंग करो भाई इसको फिर से। और उसके प्रोडक्शन में अगर कोई खराबी आ गई है, वहां से सर्विस कस्टमर ने कोई कंप्लेन करी है, तो उसकी प्लानिंग फिर से करी जाती है और उस पर कंट्रोल रखा जाता है कि अगली बार वो जो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में मिले तो खराब ना मिले। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है।